हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। आपकी जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसके मेजर पोर्शन अगर देखो तो तीन पोर्शन है। एक है दिल्ली सल्तनत, दूसरा है मुगल साम्राज्य और तीसरा है आपका शिवाजी वाला जो पोर्शन है मराठों वाला। तीनों पोर्शन पर हम एक एक क्लास लेके आएंगे और एक ही क्लास में वो इतने तरीके से कराएंगे कि वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, उसको ध्यान देना। अब थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, क्या होती है सल्तनत, बादशाह क्या होते हैं, कौन से काल में क्या बोला जाता है, जिससे आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले ये समझो कि यहाँ पर पहले इंडिया में हिंदू ही रह रहे थे और हिंदुओं का व्यापार किससे, अरबों से चल रहा था। अरब कौन से हैं? अरब प्रायद्वीप आपने देखा होगा, ये पूरा सऊदी अरब वाला जो पूरा प्रायद्वीप है, यूएई आ जाता है उसमें, ईरान आ जाता है उसमें, वो पूरा अरब कहलाता था उस टाइम पे। ठीक, तुर्की आ जाता था उसी में है। और वहाँ पर क्या हुआ, अरब में इस्लाम का उदय हो गया। इस्लाम का उदय कब होगा? ये 620 ईस्वी के आसपास, 622 में हिजरी संवत शुरू होगा आपका, इसके आसपास ईस्वी की बात हो रही है। इस्लाम का उदय हो जाएगा। इस्लाम का उदय हो जाएगा तो इस्लाम मानने वाले जो होंगे उनसे हमारा व्यापार किस चीज़ का चलेगा ज़्यादातर? घोड़ों का, खजूर का। वो यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से कपड़ा वगैरह, मसाले वो सब लेके जाएंगे, अच्छा खासा व्यापार चलता है। जब भी व्यापार चलता है, संपर्क स्थापित होता है, तो फिर धीमे धीमे आवागमन स्थापित हो जाएगा, एक दूसरे से प्रभावित होंगे और वहीं से महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और ऐसे ही बढ़ेंगी। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ये पहली बार अटैक करेगा, पहला मुस्लिम होगा जो अटैक करेगा इंडिया पर। फिर आगे अटैक होते रहेंगे। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है नहीं तो वो जानने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अटैक करेगा। सिंध में दाहिर रहता है राजा, लूटेगा, है ना, कत्लेआम मचाएगा, जजिया कर वगैरह शुरू करेगा। तो एक आपको बता दी स्टोरी कनेक्टिंग। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत क्या है। तो अभी तक जो भी राजा वगैरह बाहर से आ रहे हैं ना, अटैक कर रहे हैं, वो लूटपाट करके चले जा रहे हैं, वो यहाँ पर कोई सत्ता स्थापित नहीं कर रहे। असली सत्ता स्थापित होगी आपकी जब 1192 में द्वितीय युद्ध, किस चीज का द्वितीय युद्ध? तराइन का द्वितीय तराइन होगा। पृथ्वीराज तृतीय को मार देता है मोहम्मद गौरी। तो गौरी के साथ ही और लोग आते हैं, ऐबक आता है, इल्तुतमिश आता है, इसके बाद आपका कुबाचा आता है, एलदौजी आता है, बख्तियार खिलजी आता है। ये सब इसके गुलाम रहते हैं। ठीक, गौरी के, ये गौरी का गुलाम रहेगा ऐबक, ऐबक का गुलाम रहेगा इल्तुतमिश। और गुलाम शब्द आज के गुलाम नहीं है वो दास वाले। गुलाम मतलब होता है कि शासक का सबसे ज्यादा भरोसेमंद, जो भी शासक रहेगा तो शुरुआत में ही उसको गुलाम बना लेता है। उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, तब उस व्यक्ति को गुलाम बनाया जाता है। गुलाम बनाने पर एक शपथ इसको मिल जाती है कि शासक को ये व्यक्ति धोखा नहीं देगा। तो शासक के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहता है फिर वो गुलाम ही रहता है। तो जितने भी गुलाम होंगे ना वो शासक के बाद सेकंड नंबर के होंगे, वही युद्ध लड़ने जाएंगे, वही शासक की तरफ से सारे काम करेंगे। तो इस गुलाम को आप प्रेजेंट वाले गुलाम में मत रखना। ठीक है, ये हो गया। तो गुलाम बनेंगे, गुलाम आएंगे इनके साथ। तो ऐसे ही मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर आता है, जीतता है, और फिर उसको अपना वापस जाना होता है। ये लोग कहाँ से आए हुए होते हैं? मध्य एशिया से। ठीक, तो वहां इनको वापस जाना है। मध्य एशिया में अफगान भी मिला लो, अफगान से लेके लास्ट तक ये सारा उस टाइम पर वही था, सब इस्लाम के लोग वहां पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इनको जाना है। खासतौर से ये लोग तुर्क से आए थे, तुर्की थे। ठीक, अब गौरी चला जाएगा वापस, गौरी वापस चला जाएगा, लेकिन इसके गुलाम यहीं पर रह जाएंगे। ऐबक रह जाएगा, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश रह जाएगा, कुबाचा यहीं रह जाएंगे, एलदौजी रह जाएंगे। बख्तियार खिलजी अपना बिहार बंगाल तरफ जाएगा और नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह को जला देगा, है ना, वो अपना अलग अभियान कर रहा होता है। तो ये सारा सिस्टम घटित होता है। जो ये गौरी के बाद के वंश रहेंगे, कौन से? गुलाम वंश पहले रहेगा, शासन करेगा, फिर खिलजी,
फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी, 5 वंश रहते हैं। इन 5 वंशों के कार्यकाल को बोला जाता है सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत। इस टाइम पे जो भी लोग होते थे उनको सुल्तान बोला जाता था। आगे चल के 1526 में क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा आपका बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक, वो खानवा का युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा। जैसे ही इब्राहिम लोदी को हराएगा, इस वंश के अंतिम शासक को, तो फिर हो जाएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना। और जो मुगल साम्राज्य होगा इसके बाद, वो लोग बादशाह कहलाएंगे। ये थोड़ा सा इनमें अंतर है, और यही 2 मेन लोगों को पढ़ना है, पूरे वंश को इनके। ठीक, अब वंश के बारे में देख लेते हैं, वंशावली। पहला आएगा गुलाम वंश, क्योंकि इसमें से जितने भी थे किसी न किसी के गुलाम थे, तो 1206 से 1290 के बीच में। फिर आ जाएगा आपका खिलजी वंश। सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी वंश का है 30 वर्ष का केवल, तो वो है खिलजी वंश। ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर आ जाएगा आपका तुगलक वंश, है ना। खिलजी में आपने अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, गुलाम में सुना होगा ऐबक इल्तुतमिश वगैरह। तुगलक आ जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब है ना, फिरोज शाह तुगलक। सबसे बड़ा कार्यकाल रहता है तुगलक वंश के शासकों का, 94 वर्ष शासन करते हैं। फिर एक सैयद वंश आ जाएगा। तैमूर लंका आक्रमण होगा, अस्त व्यस्त कर देंगे, वही सैयद वंश के खिज्र खां को शासक बना के चला जाएगा। ये लोग राज करेंगे 30-35 साल। इसके बाद फिर आखिरी वंश आ जाएगा लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि घनानंद मौर्य वंश में, याद करो, मौर्य वंश के पहले जो आपका नंद वंश का रहता था, घनानंद सबसे अलोकप्रिय हो जाता, वैसे ही ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय है। ठीक, शासन ठीक ठाक है, इसकी सत्ता फैली हुई है, लेकिन अलोकप्रिय है। काम इसके ऐसे हैं कि जनता भी नाखुश है, इसके अमीर हैं वो भी नाखुश हैं, जो सूबेदार हैं वो भी नाखुश हैं। और फाइनली इसके आसपास के लोग ही, जैसे बोला जाता है राणा सांगा, है ना, पंजाब का एक रहता है दौलत खां, ये सब इनवाइट करते हैं किसे? आपके बाबर को, कि आइए और अटैक कीजिए। और इन पर आएंगे, युद्ध होगा 1526 में। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक रहेगा जो रणभूमि में ही मारा जाएगा, और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया आपकी कनेक्टिंग स्टोरी। आपको फोकस करना है अभी फिलहाल आज की क्लास में इन 5 वंशों पर। 5 वंशों का कार्यकाल एक बार देख लो, नज़र रख लो। अब सीधी बात होगी तो इनके शासकों पर होगी, उनके कार्यों पर होगी। गुलाम वंश, एक शब्द और यूज होता है अमीर। अमीर क्या होते हैं ये समझो। ये शासक है, बादशाह है या सुल्तान मान लो। अब इसको जाना है, सपोज करो यहाँ पर है आपका बदायूं, यहाँ पर है अयोध्या, ठीक है, बनारस, दूर दूर है सारे। अब ये यहाँ से जाके सब जगह शासन नहीं कर सकता है, तो ये क्या करेगा, अपने हर जगह पर अपने एक सूबेदार या तो बना देगा, या फिर अमीर इन्हें बोला जाता था, ठीक है, उस जगह विशेष के एक कंट्रोल करने वाला व्यक्ति। इसकी क्या जिम्मेदारी रहती थी कि ये अपनी सेना रखेगा, राजस्व संग्रह करेगा, राजस्व का एक भाग बादशाह को भेजेगा, दरबार में उपस्थित होगा, बादशाह जब बोलेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा। ये सब काम इन अमीरों के होते थे। तो बादशाह के पास 30, 40, 50 अमीर होते थे। दिक्कत कब होती थी, जब कई बार अमीर क्या होते थे, बादशाह से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे, क्योंकि यहाँ बादशाह का कोई उत्तराधिकारी कमज़ोर हुआ, बादशाह कमज़ोर हुआ, अमीर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो कहीं पर अमीर शब्द का जिक्र हो तो ये वाला अमीर समझना, ठीक है। अब इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का। क्योंकि गौरी तो यहाँ से अटैक किया, सत्ता हथियाई और यहाँ से निकल गया, और इसका खोखरो जनजाति से बीच में लड़ाई होगी, वो गौरी को खोखरो जनजाति के लोग मार भी देंगे, रास्ते में ही मर जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। गौरी का दास था, इसलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम देते हैं, जिसका तात्पर्य क्या है मामलूक का? स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तुर्क थे, तुर्की वाले क्षेत्र से आए थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक 1206 से 1210, केवल 4 साल रहा है। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एवं मोहम्मद गौरी का ये दास था। मोहम्मद गौरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना। जैसा मैंने बोला कि ये आज के दास नहीं है, ये वो दास हैं कि जिसमें शासक अपना सबसे ज्यादा विश्वस्त आदमी को ही गुलाम बनाता था। यहां तक कि अपने पुत्र को कभी कभी शासन नहीं देता था, दास को दे देता था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्वतंत्र शासक बना। लाहौर को अपनी राजधानी, राजधानी ध्यान रखना, कुछ लोग लाहौर को बनाएंगे, आगे चल के दिल्ली राजधानी बनेगी। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, दास अभी भी था। अब दासता से मुक्त नहीं है तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि किसकी उपाधि धारण की? मलिक और सिपहसालार की। ध्यान रखना, आगे ये भी क्वेश्चन आता है कि वास्तविक सुल्तान आगे वाला रहेगा, इल्तुतमिश, ऐबक नहीं रहता है। उपाधियों के साथ शासन किया। अब चूंकि ये दासता से मुक्त नहीं था, मुक्त होना था, तो 1208 में ऐबक कहाँ जाएगा? गजनी। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। यहीं पर मोहम्मद गौरी के भतीजे, क्या नाम है? गयासुद्दीन महमूद ने इसे दासता का मुक्ति पत्र भेज दिया और सुल्तान की उपाधि इसने प्रदान कर दी। मिन्हास उस सिराज, ठीक है, तबकाते नासिरी, इन्होंने एक बुक लिखी है मिन्हास उस सिराज ने। उस बुक में इन्होंने इसको हातिम ताई कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, आज की डेट में जो पोलो का खेल है ना, वैसे ही चौगान होता था, ठीक है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता था। तो ये चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका एक पुत्र था आराम शाह, इसे लाहौर में गद्दी पर बैठा दिया गया, जो इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश इसका गुलाम है, तो शासक के पुत्र को तो बैठा दिया गया, लेकिन गुलाम ज्यादा मजबूत है तो वो क्या करेगा? इसको 8 महीने बाद हरा देगा। तो इल्तुतमिश से पराजित होने के 8 महीने तक शासन इसने किया। ऐबक की कुछ उपाधियां देख लेते हैं क्या है। तो लाखता या लाख बख्श, कई एग्जाम्स में पूछा गया कि ऐबक की उपाधि क्या थी, तो लाख बख्श या लाखता कहा जाता था। हातिम ताई भी इसको कहा गया। कुरान इसको याद थी तो कुरान ख्वां कहा जाता था। ऐबक के दरबारी विद्वान कौन थे? हसन निजामी काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, और फक ए मुदाविर, ये दो इनके दरबारी विद्वान थे। दूसरे शासक पर आ जाते हैं, नाम है इल्तुतमिश, 1211 से 1236। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अब समझो, ऐबक खुद दास था मोहम्मद गौरी का, और ऐबक का दास ये था, इसलिए इसे बोला जाता है दासों का दास, ठीक है, या दास का दास। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक अपनी दासता की मुक्ति से पहले ही 1206 में इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था ऐबक ने, क्योंकि ऐबक को कब मुक्ति मिली? 1208 में, और इसने इल्तुतमिश को 1206 में ही दासता से मुक्त कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। क्या है क्वेश्चन? कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इख्तियार था? बदायूं का इख्तियार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर चूंकि उस टाइम पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया का ही पार्ट थे, और लाहौर आपका पंजाब से जस्ट लगा हुआ है लाहौर, ठीक है, तो उसको राजधानी बनाया। फिर आगे चल के इसने, इल्तुतमिश ने, दिल्ली को राजधानी बनाया। अब इल्तुतमिश के समय क्या क्या समस्याएं थी, इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी शासक रहेंगे सल्तनत काल के, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है मंगोल। मंगोलिया देखना थोड़ा मैप पर, आपको समझ में आएगा। अब तो मंगोलिया में कुछ है नहीं, रेगिस्तान है, बहुत कम जनसंख्या है, बहुत बड़ा देश है, और कुछ वहां पर रह नहीं गया। एक समय पर यहाँ पर चंगेज खान, जलालुद्दीन मांगबर, मतलब बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ चले जाओ, तैमूर लंग आएगा आगे। ये इतने खतरनाक थे, इन्होंने लाखों लोगों की हत्या की है, सीधा खून बहाया है। तैमूर के बारे में तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने इतनी हत्याएं की थी, इतनी दहशत फैला रखी थी, कि इसकी मृत्यु के बाद भी लोगों को ये पता नहीं होने दिया गया था कि ये मर चुका है। तो कई वर्षों तक शासन इसके नाम पर चलता रहा, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे ना, अटैक करेंगे इंडिया पर, और जितने शासक रहेंगे इनसे जरूर डरे रहेंगे,
क्योंकि इतने खतरनाक होते थे, ये सीधा कत्लेआम शहर के शहर कत्ल कर देते थे। तो 1220-21 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, ख्वारिज्म के राजकुमार, ये सब क्षेत्र वहीं के हैं, ख्वारिज्म वगैरह, बैक्टीरिया भी उसी के मिडिल ईस्ट में आ जाता है आपका। तो यहाँ के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी, इसका पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा। कौन? चंगेज खां, बहुत खतरनाक व्यक्ति। लेकिन क्या करेगा ना ये जलालुद्दीन मांगबरनी, इससे इल्तुतमिश से सहायता मांगेगा और इल्तुतमिश सहायता नहीं देगा, क्योंकि इसे पता है अगर इसने इनकी सहायता की तो ये व्यक्ति जो है ना इनको भी तहस नहस कर देगा। इल्तुतमिश ने मांगबरनी को शरण न देकर चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा कर ली। चंगेज खां खुश हो गया, चलो तुमने शरण नहीं दी, छोड़ दिया इनको। फिर आएंगे नासिरुद्दीन कुबाचा, जो मैंने बताया था एल्दौजी और कुबाचा भी गौरी के गुलाम थे। तो जब बराबरी लेवल के व्यक्ति हैं तो वो क्या करेंगे, इनको छोड़ेंगे थोड़ी। तो कुबाचा सिंध और मुल्तान का प्रभारी था, इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि ये दिल्ली आ गया तो ये कुबाचा ने लाहौर हड़प लिया। 1217 के मंसूरा के युद्ध में इल्तुतमिश ने कुबाचा को पराजित करके लाहौर छीन लिया। 1227 में इल्तुतमिश ने सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके कुबाचा को फिर से पराजित किया। और कुबाचा क्या करेगा, एक्चुअली एक नदी रहती है वहीं आसपास युद्ध हो रहा होता है, तो जान बचाने के लिए क्या सिंधु नदी में कूद जाता है कुबाचा, वही सिंधु नदी जो जल संधि आपकी रद्द कर दी गई, और डूबकर मर जाता है। बंगाल विजय देख लेते हैं। इस समय बंगाल का शासक क्या रहेगा, गयासुद्दीन। तो ये जितने मैंने बोले वैसे तो दिल्ली के अधीन रहते थे जितने राज्य हैं, लेकिन जैसे ही देखेंगे यहाँ शासक कमजोर हो गया ना, तो ये जो सूबेदार रहते थे, सेना इनके पास सब कुछ रहता था, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र तरीके व्यवहार अगर घोषित नहीं भी करेंगे ना, तो स्वतंत्र तरीके से काम करने लगते हैं। राजा को ना पैसा भेजेंगे, ना उनकी कहने पर सेना भेजेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का शासक रहता है गयासुद्दीन, जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 में इल्तुतमिश का पुत्र रहता है नासिरुद्दीन महमूद, इंपॉर्टेंट है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी के नाम पर बनवाएगा ये, ठीक। इसने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में गयासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया, जो बंगाल का शासक था। इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और 1229 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। सुल्तान रहता है, प्रिय रहता है, बंगाल जीता इनके लिए। तो पहला अगर इंडिया में मकबरा बनता है तो वो यही बनता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मकबरा मतलब जहां पर दफनाया जाता है किसी शासक को, किसी भी व्यक्ति को, वो मकबरा होता है, ठीक। तो आगे अगर हम स्थापत्य की बात करें या वास्तुकला, तो क्या होती है स्थापत्य और वास्तुकला, पहले वो समझ लो। कोई भी इमारत स्थापत्य और वास्तुकला में आती, कोई भी इमारत का निर्माण हो, चाहे वो आपका मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, किला हो, कोई भी इमारत हो, गिरजाघर हो, है ना, रेलवे स्टेशनें बनवाई हैं, ये सब आपकी वास्तुकला में आती हैं। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन को यहाँ का ये हो गई बात, और इसकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं तुर्क ए चहलमानी या चहलगामी लिखा होता है कहीं कहीं, ठीक। दल चालीसा कहीं कहीं गुलाम चालीसा लिखा होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। था क्या, इल्तुतमिश बना था लेकिन गुलाम था, गुलाम से आके सत्ता पर आया था, अमीरों पर नियंत्रण रखना था। नियंत्रण या दो ही तरीके से होता है, या तो एक लालच, लालच किसका दोगे, शक्ति और पैसे का, और या फिर आप कठोरता अपनाओगे। अब इल्तुतमिश इतने शक्तिशाली तो थे नहीं कि वो शक्ति का प्रयोग करें, तो इन्होंने क्या किया, एक दल चालीसा बनाया, उसमें 40 जो प्रमुख अमीर थे ना उनको शामिल किया, और इनसे पूछ के ही इनके साथ डिस्कस करता था कोई भी निर्णय लेना हो। तो इन अमीरों की जो शक्ति है ना काफी बढ़ चुकी थी, काफी प्रभावशाली हो गए थे। तो इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों का जो, और ये अधिकतर अमीर कहाँ के थे, तुर्की के, एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया, जिसमें उसके 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित थे। इन्हें क्या बोला जाता था, तुर्क ए चहलमानी या चहलगामी या गुलाम चालीसा या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। इसमें इसके विश्वासपात्र अमीर होते थे, जिन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते थे, और यह एक प्रशासनिक वर्ग था। 1229 में क्या होगा, इल्तुतमिश बगदाद के, अब जैसे मैंने बोला था ऐबक जो था ना, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। सुल्तान की उपाधि मेनली खलीफा से लेनी होती थी, उसे
जो गौरी है उसके भतीजे ने दे तो दी थी उपाधि, लेकिन उसकी उपाधि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि खलीफा जो होता था वो राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रमुख होता था इस्लाम में। तो इससे उपाधि नहीं ली थी उसने, ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश खलीफा से उपाधि लेगा, और इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तान सिंह बिल्ला से मंसूर प्राप्त करेगा। मंसूर मतलब एक प्रकार का पत्र जो होता है, प्रमाण पत्र। खलीफा ने इसे सुल्तान आजम यानी कि महान शासक की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, जिसमें चांदी का टंका होता था, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और तांबे का जीतल। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए किसने? इल्तुतमिश ने। सिक्के पर टकसाल का नाम भी इसी ने ही खुदवाया सर्वप्रथम। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्रमुख विजयें देख लेते हैं, कौन कौन सी विजय है। 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध, क्योंकि आपने प्रथम और द्वितीय तो पढ़ लिया, गौरी का और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में दोनों हुए थे, लेकिन तृतीय युद्ध किसमें? ताजुद्दीन एलदौज के बीच में, या एलदौजी भी कहीं लिखा होता है। 1217 में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित करेगा। 1226 में बंगाल विजय, क्योंकि इसके पुत्र ने की या इसके शासनकाल में हुई तो वो शासक की मानी जाती है, ठीक है। तो बंगाल विजय की, यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध एवं मुल्तान की विजय, नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया और फिर ये जान दे देता है नदी में कूद के। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय, और 1235 में पंजाब के खोखरों पर विजय। जो मैंने बोला, खोखर जो जनजाति थी उसने गौरी को मार दिया था, तो बाद में ये इन पर भी विजय प्राप्त करेगा। इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए, देख लेते हैं कौन कौन से। टंका, यह चांदी का सिक्का था, और तांबे का था जीतल। इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के, देखो इल्तुतमिश ने ना अपनी पुत्री जो है रजिया, इसको उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जो तुर्क रहते हैं, इस्लाम वाले रहते हैं, तो ये जो अमीर रहे ये चिढ़ जाएंगे, ये बोलेंगे एक महिला हमारे ऊपर शासन करेगी, तो इसकी बात नहीं मानते, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो क्या करें, इसके पुत्र को बिठा देते हैं। लेकिन फाइनली ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि रजिया ही सुल्तान बन जाएगी, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और भारत की प्रथम और एकमात्र सुल्तान थी सल्तनत काल की, जो महिला थी। सल्तनत क्या, पूरा मिडाइवल में अगर आप देख लो, है ना, मुस्लिम में, तो यही एकमात्र थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दल चालीसा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। दल चालीसा वही जो गुलाम चालीसा है, काफ़ी शक्तिशाली हो गया, तो ये किसी ऐसे को बनने नहीं देंगे, और इसके जो उत्तराधिकारी यानी पुत्र वगैरह पुत्रियां रहेंगी, वो दल चालीसा के बीच संघर्ष चल रहा है। दल चालीसा किसी और को बनाना चाह रहा है, लेकिन ये लोग खुद बनना चाह रहे हैं। इस समय दल चालीसा सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे। 1236 से 1266 तक के काल को चालीसा काल कहा जाता है। आगे चल के 1266 में, चूंकि बलबन की एंट्री हो चुकी है दल चालीसा में, बलबन करके एक व्यक्ति है दल चालीसा में आ चुका है, ये सारी चीज़ें देख रहा है कि ये दल चालीसा बहुत मजबूत है, किसी को ही बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये भी उन्हीं का पार्ट था। तो जैसे ही ये बनेगा और ये चालीसा को सबसे पहला काम करेगा, इसे ख़त्म करेगा, कहेगा अब कोई चालीसा नहीं है, ठीक है। आगे आएगा ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 से 36 तक ही रहते हैं, एक साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी इसने नियुक्त किया था, लेकिन तुर्की अमीरों ने इसकी इच्छा का सम्मान नहीं किया। इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, और सुल्तान की जो माता थी, रजिया की माता अलग थी, क्योंकि कई शादियां करते थे, और ये सुल्तान जो रुकनुद्दीन फिरोज था, इसकी माता अलग थी, इसका नाम था शाह तुर्कान, और रजिया पर बहुत जुल्म ढाती थी, क्योंकि रजिया को उत्तराधिकारी उसके पिताजी ने घोषित कर दिया था। शाह तुर्कान विद्वानों एवं शेखों को दान भी देके अपने पक्ष में कर लेती थी। अब रजिया देखते हैं, रजिया कैसे आई। कि शाह तुर्कान का जब आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो रजिया एक दिन लाल वस्त्र धारण करके, और ये क्या होता था लाल वस्त्र, की न्याय की याचना का प्रतीक था, और उसने देखो उस टाइम पर सोचा, दिमाग क्या लगाया कि असली सत्ता जनता में निहित है, जनता के सामने पहुंच गई। तो ये क्या है, लाल वस्त्र धारण करके जुमा के नमाज के समय जनता के बीच में पहुंच गई, और न्याय की मांग की कि हम पर बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे पिताजी ने सत्ता हमें बोली थी, उत्तराधिकारी हमें बनाया था, वो भी नहीं दिया गया, ये वो।
जनता इसके पक्ष में आ जाएगी। दिल्ली की जनता ने, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती नहीं थी, समझ लो इतना कि जिसके पक्ष में 10,000 5,000 व्यक्ति है ना, वही शासक है, इतना हो जाता था। ठीक, तो दिल्ली की जनता ने क्या किया, राजमहल पर धावा बोल दिया, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन दोनों को क्या है बंदी बना लिया, और रजिया बन गई सुल्तान। रजिया 4 साल सुल्तान रहेगी। रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। इसे अपने शासन के प्रारंभ से ही तुर्क के जो अमीर थे, तुर्की अमीर, इनके विरोध का सामना करना पड़ा। रजिया ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, जमालुद्दीन याकूत, अब इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते थे, अफवाहें आज भी चलती हैं ना, तो इसके बारे में अफवाहें फैलाते, ये ऐसा है, ये ऐसे काम करती, इस्लाम के विरुद्ध है, ये है वो है, जिससे कि इसकी इमेज खराब हो। तो रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत कर दिया। अब उस टाइम पे जैसे मैंने बोला इतनी बड़ी सेना तो है नहीं, तोप वगैरह भी नहीं आई है, है ना, कुछ अभी वैसा है नहीं, तो सबसे प्रधान क्या है, आप तलवार भालों से युद्ध लड़ रहे हो, और सबसे प्रमुख क्या है, घोड़ों पे बैठ के जा रहे हो। घोड़े और हाथी होते थे, घोड़े मैन होते थे, घोड़े बहुत स्पीड से बढ़ जाते थे आगे, तो इनसे युद्ध लड़ रहे हो। तो घोड़े का जो अश्वशाला होती थी, उसके प्रमुख को बोला जाता था अमीर ए आबूर, कहीं कहीं आखूर भी रहेगा, अमीर ए आखूर। ये नियुक्त कर दिया किसने, रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को। तो इसके बारे में फिर से अफवाहें फैलाई कि इसका इससे प्रेम संबंध चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक, आगे चल के रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता इख्तियारुद्दीन एतगिन था। तो रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी थे ना, उनका प्रमुख कौन था, एतगिन। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया, इससे पराजित हो जाएगी, अल्तुनिया से पराजित हो जाएगी तो इससे विवाह कर लेगी। ठीक है, अब मिलके शासन करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, जो अमीर थे, तुर्क के अमीर, उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। वो क्या करेंगे, इनकी हत्या का प्रबंध कर देंगे। हरियाणा में कैथल नामक एक जगह है, ये वापस लौट रही थी, कैथल के जंगलों में इनकी हत्या कर दी जाएगी 1240 में। तो समझ लो राजा इतने ही मजबूत होते थे कि जंगल में डाकू लोग भी हत्या कर देते थे, गिने चुने लोग। फिर अगले हैं बहराम शाह, 1240 से 1242। इस समय राज्य की सारी शक्ति एतगिन, वही जो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, इसके हाथ में थी। 1241 में मंगोल नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ। तो जो मंगोल बराबर इनका खतरा बना रहेगा, नेता बदलते जाएंगे लेकिन भारत पर आक्रमण का इनका खतरा बराबर बना रहेगा, और मंगोल यहाँ पर पराजित हो जाएंगे बहराम शाह से। 1242 में बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई। ये छोटे छोटे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, 4 हैं। बीच के थोड़ा जान लो कि अगर कभी कभार ऑर्डर पूछ दिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर अगला बनेगा 42 से 46 के बीच में अलाउद्दीन महमूद शाह। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। ठीक है, जो इल्तुतमिश है उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, इसका पुत्र था ये अलाउद्दीन महमूद शाह। 1246 में इसे कारागार में डाल दिया गया था और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह की बात हुई। फिर नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 66। अब इसके जस्ट बाद बलबन आ जाएगा, तो 20 साल ये शासन करेगा। यह इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का पुत्र था। तो इल्तुतमिश का क्या हो गया, ये पौत्र हो गया। संत प्रवृत्ति का सुल्तान था, इसलिए इतने टाइम तक ये शासन भी कर पाए, क्योंकि इसने वजीर बनाया था बलबन को, और मुख्य शक्तियां इसके हाथ में थी। तो बलबन ने सोचा चलो शासन करते रहो, शक्तियां तो हम ही प्रयोग कर रहे हैं, है ना, और लगातार मजबूत भी हो रहे हैं। यह व्यतीत करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए कुरान की प्रतियां लिखा करता था, जिससे पूरे में ये हल्ला हो गया कि सुल्तान कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता है। अब सोचो राजा के बारे में कैसी अफवाहें उड़ जाती। आज भी यही होता है कि पुतिन मरने वाले हैं, ये बीमारी हो गई, अभी जिनपिंग के बारे में पूरी दुनिया में फैल रहा था कि इन्हें कैद कर लिया गया। तो ये चलता है। 1246 में इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। अब इनके सारे उत्तराधिकारी एक बार देख लेते हैं, फिर बलबन को देखेंगे। सबसे 1236 से 66 के बीच रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, और फिर छठवां आपका बनेगा कौन, बलबन। बलबन इल्तुतमिश का दास था।
इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में यह सत्ता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा और गुलाम चालीसा का भी ये पार्ट था। 1266 से 1286 20 साल ये शासन करेगा। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विवेचना की। जब ये आएगा ना, ये बोलेगा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, लौह तथा रक्त की नीति अपनाएगा। मतलब ये बोलेगा ही नहीं कि हमें दया वाली चीजें कुछ करनी है। बोलता है जब भी हम वृद्ध, बीमार या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं ना, मेरा हाथ अपने आप तलवार पर चला जाता है और मेरी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं और उसको मार डालने का मन करता। मतलब ये कमजोरी वाला इसके अंदर सीन ही नहीं था। कमजोर व्यक्ति देखे उसे मार डालने का इसके। तो लौह और रक्त की नीति अपनाएगा ये व्यक्ति। इसके बाद ये बरीद ए मुबालिक नामक एक विभाग बनाएगा, गुप्तचर विभाग, जो सारी चीजें देखेगा कि कहीं विद्रोह तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में एक क्वेश्चन और आया था, तुगरिल खां विद्रोह। बंगाल में तुगरिल खां नामक इसका एक सेनापति ही रहता है, सूबेदार रहता है, वो विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देगा तो ये अपने एक दूसरे सेनापति को भेजेगा, वो इसको हरा नहीं पाता है तो उसे क्या कर देगा, ये फांसी की सजा दे देगा अपने खुद के सेनापति को। फिर अगले को भेजेगा, वो जाके इनको पकड़ के लाएगा और इनकी खाल, जिंदा खाल उधड़वा लेता है तुगरिल खां की। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि तुगरिल खां विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं इन पर। इसने सुल्तान को पृथ्वी पर नियाबत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना। जिल्ले अल्लाह, एक बार क्वेश्चन आया है, जिल्ले लाही वही है ये, ईश्वर की छाया बताया। इसने कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया कि जो आपका खून होता है, जिस आप वंश से हो, उस पर बल दिया कि कुलीन वंश होना चाहिए। अपनी वंशावली बनवाई और अपने को फारस, क्योंकि उस टाइम पे ईरान, फारस मतलब ईरान, ईरान के पौराणिक नायक आफरासियाब, ये ध्यान रखो, आफरासियाब का वंशज बताया। तो सब ऐसे ही करेंगे, तुर्क अपने आप को किसी व्यक्ति से जोड़ेंगे, किसी अच्छे परिवार से जोड़ेंगे, खानदान से, ये ईरान से जोड़ रहे हैं। ठीक, बलबन ने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। ईरान से बहुत प्रभावित था ये व्यक्ति। अपने दरबार में सिजदा और पायबोस, शासक के सामने, पायबोस मतलब पैर को चूमना, कि शासक के दरबार में आ रहे हो तो उसके पैर को चूमो। ठीक है, ये सब प्रथाएं इसने दरबार में शामिल की, ईरानी प्रथाएं थी। ईरानी त्योहार है नौरोज, उसको मनाना शुरू किया। और अब आखिरी अटैक करेगा दल चालीसा पर। अटैक तो पहले ही कर देता है, लिख दिया गया ये आखिरी, कि तुर्क ए चहलगानी अर्थात दल चालीसा का ये अंत कर देगा कि जाओ अब काम खत्म है। जो व्यक्ति जहां से निकलता है ना, जैसे आगे चल के आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, वो भी एक अमीर रहेगा, एक वहां का इक्तेदार रहेगा। तो उसे पता होता है कि पैसा खिला के हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा खिला के ही सत्ता में आया होता है। और बाद में वो सबके पैसे वगैरह आपस में मिलना सब बंद करा देता है अमीरों। तो जो जहाँ का पार्ट रहता है उसे पता होता है कमियां यहाँ हैं और शासक के खिलाफ यहाँ से काम हो सकता है। फारसी के विद्वान अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। 7 शासकों का काल देखते हैं, 2 लोग, एक अमीर खुसरो, दूसरे निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो कवि रहते हैं और वो सूफी संत रहते हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासनकाल से प्रारंभ किया था। 7 सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। इनके दरबारी कभी नहीं थे बलबन के, लेकिन इनके दरबार में ये थे, यहीं से काम शुरू किया था। कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं गुलाम वंश से संबंधित। मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्त किया था, ये तो पढ़ ही चुके हैं। प्रसिद्ध सूफी संत थे बहाउद्दीन जकारिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब आप संप्रदाय पढ़ोगे चिश्ती के बाद तो बहाउद्दीन जकारिया का जिक्र होगा, फिरदौसी वगैरह। तो इन्होंने मुल्तान एवं सिंध विजय में कुबाचा के विरुद्ध किसकी हेल्प की थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टंका जारी किया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था, क्योंकि सुल्तान की उपाधि इसी ने ही धारण की थी। बलबन ने अपने एक सैनिक अधिकारी अली को तुगरिल कुश, यही अली है जिसने तुगरिल खां को लेके आया था और मारा था, तो इसको उपाधि कौन सी दी थी? तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मंगोल नेता चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। और गढ़मुक्तेश्वर की
ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि गढ़मुक्तेश्वर का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, यूपी में ही है, कौन से जिले में। यहाँ की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि कौन सा सुल्तान ऐसा था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, आगे आएगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। अगला वंश है आपका खिलजी वंश, 1290 से 1320। इनके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक रहा, केवल 30 साल। खिलजी तुर्कों की 64, तुर्कों की टोटल कितनी नस्लें थी? 64, इनमें से एक थे, लेकिन इन्हें माना जाता था यह निम्न वर्ग के तुर्क हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, 6 साल रहेंगे, फिर 20 साल रहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का संस्थापक था एवं प्रथम सुल्तान था। अगर किसी ने पद्मावती मूवी देखी होगी तो इनका पूरा जिक्र है। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? कैलूगढ़ी में, किलोखरी में कराया था, और 1 वर्ष तक दिल्ली नहीं आया था ये व्यक्ति। जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाएं, अब ये सारी चीजें बता रहे, ऐसे ही पूछते, जब उसको थोड़ा सा डीपली बनाना होता है तो कुछ फैक्ट आपसे ऐसा पूछ देते हैं जो नॉर्मल बुक्स में नहीं रहते, इसलिए याद करना जरूरी है। प्रमुख घटनाएं क्या है? मलिक छज्जू का विद्रोह होता है इसके समय में 1290 ईस्वी में। और मलिक छज्जू कहाँ है? कड़ा, कड़ा क्षेत्र है इलाहाबाद वाला, बहुत फेमस रहेगा आगे चल के। कड़ा में ही इसी की जलालुद्दीन की हत्या कर देगा अलाउद्दीन खिलजी। तो कड़ा का सूबेदार है मलिक छज्जू, इसने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन किया। रणथंबोर अभियान 1291 में, यानी कि रणथंबोर है राजस्थान में। सुल्तान रणथंबोर अभियान करेगा, लेकिन जो किला है ना रणथंबोर का, हमीर देव शासक हैं यहाँ के, और किला इतना मजबूत है कि सुल्तान भागना पड़ेगा। किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लेगा, और यहाँ का शासक कौन है? हमीर देव। मंगोलों का आक्रमण जैसा मैंने बोला सबके समय में होना है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि मंगोलों को ये हरा देगा। मंगोलों का आक्रमण होगा तो ये पूछा जाता है कि मंगोलों को किसने अच्छे से हराया था, तो ये यही है जलालुद्दीन खिलजी। 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए। फिर एक सूफी संत रहेंगे सिद्धि मौला, इनको मृत्युदंड दे देंगे, यही जलालुद्दीन। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे, सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। देवगिरी का अभियान होगा, लेकिन ये नहीं करेगा, इसके उसमें अलाउद्दीन खिलजी जाएगा। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान होगा। इसने देवगिरी के शासक रहते हैं रामचंद्र देव, इनको पराजित कर अपार धन प्राप्त किया। सुल्तान की हत्या हो जाएगी 1296 में। सुल्तान को कड़ा जाएंगे, सुल्तान खुद से, अलाउद्दीन खिलजी रहेंगे, लूट करके ला रहे होते हैं देवगिरी से, तो इन्हीं से मांगते हैं क्या क्या, और यहीं पर अलाउद्दीन इनकी हत्या कर देगा और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इनका भतीजा ही रहता है जलालुद्दीन का। और कुछ जान लेते हैं खिलजी के बारे में। 1296 से 1316, 20 साल तक है अलाउद्दीन खिलजी। बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प। प्रारंभिक जो इसको सफलताएं, जितने भी अभियान थे गुजरात का, ये सब यही करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अपनी प्रारंभिक जब इसको सफलताएं मिलती है ना, तो इससे प्रसन्न होकर यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी, यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। और जहां पर मैं हेडलाइन ऐसे कर दूं नीचे, वो समझ लेना वहां से क्वेश्चंस आपका कभी ना कभी बना है। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के कोतवाल था एक, अब एक्चुअली ये क्या है ना, खुद को एक अलग धर्म की स्थापना करना चाह रहा था, खुद को खलीफा घोषित करना चाह रहा था, इसकी ऐसी योजना थी, लेकिन इसने किया नहीं। किसने इसको मना कर दिया था? इसका मित्र था, वो दिल्ली का कोतवाल था, अता उल मुल्क। इसके समझाने पर इसने इन योजनाओं को त्याग दिया था। ये आता है, तो खलीफा इसने घोषित नहीं किया था खुद को। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को, हाँ बाकी सब लोग खलीफा से सुल्तान की उपाधियां ले रहे हैं ना, ये नहीं लेगा, ये किसी खलीफा को नहीं मानता है। धर्म को अलग रखा इसने और शासन को अलग रखा। शासन के मामले में कभी भी किसी खलीफा से ना कोई उपाधियां ली, ना उससे कोई प्रामाणिकता मांगी,
और ना उसकी कोई बात मानी इसने। विद्रोह देख लेते हैं इसके काल में कौन कौन से हुए। 1301 ईस्वी में इसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। एक अकद खां का विद्रोह, दूसरा उमर खां और मंगू का विद्रोह, और तीसरा हाजी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला को तो जलालुद्दीन ने मरवा दिया था, अब ये हाजी मौला है। इन विद्रोहों के निवारण के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किए। ध्यान रखो, विद्रोह क्यों हो रहे हैं कि अमीर आपस में मिल रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, शराब वगैरह पी रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ये 4 अध्यादेश जारी करके ये सारी चीजें बंद करा देगा। क्या थे 4 अध्यादेश? एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, बरीद तथा मुनिया या जासूस नियुक्त किए गए। ठीक। अमीरों के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दी। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी। अनुदान में जो भूमियां दी गई थी इन्हें वापस ले ली। एक क्वेश्चन भी आया था, खालसा बना दिया गया। खालसा भूमि होती थी जो शासक के अधीन होती थी, यानी कि राज्य के अधीन। डायरेक्ट राज्य इस पर खेती कराता था। ठीक है, तो खालसा भूमि बना दी बहुत सारी भूमियों को। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में वो संपत्ति ले ली जाए। आगे आ जाते हैं, गुजरात विजय 1299 में ये जाता है गुजरात। इस समय यहाँ का शासक रहेगा कर्ण बघेला, और ये भाग जाता है अलाउद्दीन खिलजी को देख के। 1299 में गुजरात अभियान हुआ। कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अब देवगिरी कहाँ है? दक्षिण में। उनके यहाँ शरण लेगी तो ये फिर दक्षिण का अभियान करेगा आगे चल के। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ध्यान रखो, गुजरात अभियान में ही इसे मलिक काफूर नामक गुलाम मिलेगा, 1000 दिनारी। अभी नहीं, 1299 की बात नहीं है ये। मलिक काफूर आपको 1299 के पहले मिल जाएगा, इसके पहले भी गुजरात अभियान करेगा। 1000 दीनार में इसे खरीदता है तो इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। रणथंबोर विजय 1300 से 1301। अब राजस्थान की 2 विजय है, ठीक है, 2-3 विजय हैं यहाँ देखो। रणथंबोर हमीरदेव शासक है, बहुत मजबूत किला है, जलालुद्दीन की तो हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन ये जाएगा और विजय प्राप्त करेगा। 1300 ईस्वी में रणथंबोर अभियान हुआ। हमीरदेव के मंत्री रणमल ने विश्वासघात कर दिया और इसके कारण क्या है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी जीत लेगा। जब ये जीतेगा तो आगे चित्तौड़गढ़ पर इसकी नीयत खराब होगी। चित्तौड़गढ़ के राजा रहते हैं रतन सिंह। पद्मावत मूवी जिसने देख ली होगी उसे तो पता ही होगा, रतन सिंह। इनकी बीवी रहती है पद्मावती। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत रहती हैं और ये खूबसूरती के चर्चे इन तक पहुंच जाते हैं तो इनको भी लगता है कि जितनी दुनिया भर की नायाब चीजें हमारे पास होनी चाहिए, हम इतने सशक्त व्यक्ति हैं, पूरे दिल्ली पर शासन कर रहे हैं, तो ये जाते हैं फिर वहां अटैक करते हैं। यहाँ का शासक रतन सेन नहीं, सिंह होना चाहिए, कहीं कहीं बुकों में सेन भी दिया है। 1303 में अलाउद्दीन ने स्वयं मेवाड़ का अभियान किया। इस अभियान में अमीर खुसरो इसके साथ थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था, खिलजी का। दरबार तो इसने 7 शासकों के देखे, लेकिन मेन दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी का था। इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य था राणा रतन सेन की पत्नी जो है पद्मावती, इनको प्राप्त करना। लेकिन फाइनली क्या होता है, ये जीत जाता है और सभी लोग को मार देता है और जितनी भी लेडीज रहती हैं वो जौहर कर देती हैं। जौहर क्या होता है? सामूहिक रूप से आग में खुद को दहन कर देती हैं। ठीक है, मालवा विजय। और सबसे पहले अगर जौहर की बात करो तो वो दाहिर राजा दाहिर हैं, आपके सिंध के हैं। पहला आक्रमण होगा मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम 711 में चलेगा, 12 में आक्रमण करेगा। ठीक है, तो 712 ईस्वी। दाहिर की पत्नी वगैरह पहला जौहर करती हैं। ठीक है, पहले साक्ष्य जौहर के यहीं से मिलते हैं। मालवा विजय 1305 में। यहाँ का शासक महलक देव था और ये सन याद रखना, पूछे जाते हैं। 1305 में मालवा अभियान हुआ। मालवा क्या है? एमपी प्लस नागपुर वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र एमपी का क्षेत्र। ठीक, इसमें महलक देव को पराजित करेगा और मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लेगा। जालौर विजय
1311 ईस्वी। इस समय यहाँ का शासक कौन था? कन्नड़ देव। 1311 में जालौर अभियान हुआ। युद्ध में कन्नड़ देव पराजित हुआ और जालौर को सल्तनत में मिला लिया। यह इसके उत्तर भारत की अंतिम विजय होगी। दक्षिण की विजय देख लेते हैं। देवगिरी का अभियान ये 3 बार करता है। 1296 में करेगा देवगिरी का अभियान, और यहाँ से जो राजा रहते हैं रामचंद्र देव, वो एग्री कर जाते हैं कि हम तुम्हें कुछ आय देंगे, हर साल देंगे। और इसके बाद ये आय देना भूल जाता है 1307 में, तो फिर इन पर अटैक होगा, इनको उठा के ले आएगा, है ना। और इसके बाद आखिरी इन पर अभियान होगा 1313। और दक्षिण के जो अभियान थे इसके बिल्कुल वैसे ही था समुद्रगुप्त वाला जो मैंने बताया था, सर्वकर दानाज्ञाकरण। ये क्या करेगा कि इनसे धन लेगा, उपहार लेगा, बहुत सारी मात्रा में लेगा, और उनका शासन उन्हीं को सौंप के वापस आ जाएगा। जीतेगा, शासन वापस सौंपेगा, लेकिन लूटेगा। तो इस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया। अब देखो दास जा रहा है, राजा की तरफ से दास आक्रमण कर रहा है, गुलाम। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली ले आएगा, और रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहेंगे। अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर देगा ये, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी, तो उसके पहले हरिहर और बुक्का रहेंगे। विजयनगर साम्राज्य, किसी ने नाम सुना होगा। इन दोनों शासकों को भी उठा लाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और क्या करेंगे फिर? उसको इस्लाम कबूल करा देंगे, सारी चीज़ें। फिर जब वो छूट के जाएंगे तो फिर वहाँ पर हिंदू धर्म में कन्वर्ट होंगे और विजयनगर साम्राज्य की 1336 में स्थापना करेंगे। तो ये बहुत सारी स्टोरियाँ मिलती हैं। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय रायन की उपाधि प्रदान की। राय रायन, तो इसका सम्मान किया सुल्तान ने कि आगे के जो भी अभियान होंगे ना दक्षिण के, फिर ये सुल्तान की सहायता करेगा। जैसे वारंगल हो गए, होयसल हो गए, ठीक। वारंगल अभियान 1309 से 1310। इस समय तेलंगाना का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, और इसकी राजधानी वारंगल। युद्ध में पराजित हो, एनआईटी वारंगल है, टॉप पर रहती है ना, टॉप एनआईटी है देश की, वो कहाँ है? तेलंगाना में। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने बहुत से उपहार दिए, सुल्तान की अधीनता भी स्वीकार की, और इसी उपहार में विश्व प्रसिद्ध क्या आया? कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा कहाँ पर है? उसी क्षेत्र में है, वहीं की खान से निकला था, रुद्रदेव द्वितीय के पास था, आगे चल के पंजाब के शासक के पास आएगा, फिर नादिर शाह अब्दाली ले जाएगा। ये बहुत घूमा है कोहिनूर हीरा, इस समय ब्रिटेन में है, ठीक है। तो इसी उपहार में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी सम्मिलित था। होयसल राज्य पर आक्रमण 1310 में। इस समय यहाँ का शासक कौन था? वीर बल्लाल देव। ये साउथ के राज्य हैं सारे, और होयसल की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। इस पर आक्रमण करेगा, इन्हें भी जीत लेगा, और सब में सहायता राजा रामचंद्र देव इनकी कर रहे हैं। पांड्य राज्य इन पर आक्रमण करेगा। सबसे दक्षिण में मान लो ये तमिलनाडु वाला है। इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था, और राजधानी इनकी मदुरा यानी कि मदुरई। मीनाक्षी देवी टेम्पल है यहाँ पर, बहुत बड़ा टेम्पल है, ठीक है। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा। यहां पर इसने भीषण लूटपाट की। दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि हाथ ही नहीं लगा था। अब इसने बहुत सारी चीज की। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा है जिसने नगद में वेतन देना शुरू किया, भारी सेना रखी। तो अब इसको कुछ सुधार करने थे। सबसे पहला सुधार था कि सेना को वेतन कम देता था, तो कम वेतन में भी सेना का गुजारा भत्ता चल जाए, तो इसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। बाजार बना दिए, उन पर रेट फिक्स कर दिए और अधिकारी नियुक्त कर दिए, ठीक है। जैसे मंडी है वो गल्ला वगैरह का बाजार बना दिया, कपड़ों का अलग, दासों का अलग, ऐसे बना दिया। तो देखते हैं क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की। इस संदर्भ में बर्नी नामक एक लेखक इतिहासकार हैं, ये उल्लेख करते हैं कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी, कि दाम कम हो, सेना आसानी से उतने ही पैसे में गुजारा कर पाए।
यह नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी। उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हो, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कोई कमी भी ना हो पाए। ठीक है, तो चार प्रकार के इसने बाजार गठित किए। पहला है मंडी। ये पूछा जाता है मंडी क्या थी। अनाज का बाजार था, सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य यहाँ पर नियंत्रित रहता था। और इस बाजार जो मंडी बाजार है, इसके नियंत्रण के लिए इसने क्या, सहना ए मंडी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, एक पद बना दिया था, सहना ए मंडी। तो ये भी पूछा जाता है कि सहना ए मंडी का काम क्या होता था। दूसरा इसने बनाया सराय अदल, यानी कि न्याय का स्थान। एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, जिसमें क्या क्या मिलता था, कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी। आगे चलते हैं। तीसरा व्यापार घोड़ों और दासों तथा मवेशियों, अन्य जानवरों का। घोड़े और दास तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। दास आपको चाहिए होते थे सेवा के लिए, युद्ध के लिए। घोड़े चाहिए होते थे। अब होता क्या था कि जो घोड़े होते थे ना, तो सपोज करो एक सुल्तान यहाँ पर है, कई सारे अमीर हैं। अब इसने अमीरों को बोल दिया कि तुम जो राजस्व 2 लाख इकट्ठा करते हो, 1 लाख की तुम सेना रखो, घोड़े रखो। तो 1 लाख तो वो अपने नीचे खर्च करेगा ये दिखा के कि सुल्तान आप ही ने बोला है, और 1 लाख जमा कराएगा। अब ये क्या है, आपस में साठ गांठ करते थे कि सुल्तान जब भी चेक करना हो तो एक ही जगह घोड़े इकट्ठे खरीद लिए। यहाँ पर इनको दिखा दिया, यहाँ पर भी इनको कुछ को आधे भेज दिए, यहाँ पर भी दिखा दिए, यहाँ पर। तो बार बार वही घोड़े या दास दिखा दिए जाते थे। इसलिए इसने फिर एक नई प्रथा शुरू की, दाग, घोड़ों को दागो, और हुलिया, जो सैनिक हैं या दास हैं, इनकी हुलिया प्रथा, कि इनका हुलिया का पूरा एक रजिस्टर बनाओ। और घोड़ों के लिए तो एक उन पर एक निशान दागो, अलग अलग जो है ना, सबके अलग अलग निशान होंगे, तो इससे पता चल जाएगा। तो दाग तथा हुलिया प्रथा किसने शुरू की, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने शुरू की, ये सब आ जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इससे संबंधित चार सामान्य नियम क्या थे कि मूल्य निर्धारण करना, और जो दलाल होते हैं उन पर कठोर नियंत्रण। और चौथा जो बाजार था वो था सामान्य बाजार, जिसमें आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन, ये सब चीजें। फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बाद आखिरी आएंगे, कमजोर शासक रहेंगे 4 साल ही, मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर इसका गुलाम रहता है। इसने इसके 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया, और स्वयं उसका क्या है, प्रतिशासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 35 दिन बाद मलिक काफूर की भी हत्या कर दी जाएगी। जब सुल्तान मर गया तो इनकी भी हत्या करा देंगे अमीर वगैरह। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र, कौन, मुबारक खां, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम मुबारक शाह खिलजी भी है और मुबारक खां, इसको प्रतिशासक नियुक्त किया गया। मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना लिया, ठीक है, और हत्या करा दी, स्वयं शासक बन जाएगा। तो अब शासक कौन बन गया, मुबारक शाह खिलजी। और वो जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था, तो घोषित करना तो चाह रहा था अलाउद्दीन, इसका बाप, लेकिन वो नहीं कर पाता है, तो इसका पुत्र जो रहेगा मुबारक शाह खिलजी, वो स्वयं को खलीफा घोषित करेगा। इसने अलाउद्दीन के समय के सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए, खलीफा की प्रभुसत्ता स्वीकार न करके खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। नाम क्या था, मुबारक शाह खिलजी। आगे चलते हैं, कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के समय में पराजित जो मंगोल सैनिक थे ना, दिल्ली में आज भी एरिया है मंगोलपुरी, काफी बड़ा एरिया है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये जो मंगोल सैनिक जो पराजित थे, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और ये नव मुस्लिम कहलाए। दिल्ली में जिस क्षेत्र में बस गए उसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, आज भी ये एरिया है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि अंकित कराई, ये तो पढ़ाया जा चुका है। खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी, ये भी पढ़ाया जा चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत नगद वेतन देना, एक क्वेश्चन आता है नगद वेतन देना किसने शुरू किया। घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की थी, ये भी बताया जा चुका है। और अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी दक्षिण के अभियान थे, इनका श्रेय किसे जाता था, मलिक काफूर को। आगे चलते हैं। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी।
यहाँ पर खिलजी वंश आपका समाप्त हो गया। अगला वंश आ गया आपका तुगलक वंश, जो कि सबसे लंबा चलेगा। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यह राजवंश था। इस वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। 5 ही साल शासन करेंगे, 1320 से 1325। कृषि के विकास के लिए अगर सर्वप्रथम कोई नहरों की स्थापना कराएगा ना, तो वो यही रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक। आगे चल के इसके वंश का तीसरा जो शासक रहेगा ना, फिरोज शाह, वो बहुत ज्यादा नहरें बनवाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और फिर वो नहरों पर एक कर भी लगा देता है, हक ए सर्ब। ठीक, तो वो आगे आएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण कराया। डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। सुल्तान का, हाँ, इसके साथ जो है ना, निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं के आसपास इनकी दरगाह भी है, हजरत निजामुद्दीन के आसपास। ठीक है, काफी बड़े संत थे, आजीवन अविवाहित भी रहे। पहले ऐसे व्यक्ति थे सूफी संत जो आजीवन अविवाहित थे, तो इनसे इनके संबंध बिगड़ गए थे गयासुद्दीन तुगलक के। तो जब ये आता है ना बंगाल विजय से, और बोल देता है कि हाँ, अब इनके पास संदेश भिजवा देता है कि निकल जाओ, अब तुम वहां से निकलो, दिल्ली आ रहा हूं मैं। तो ये फिर यहाँ पर बोलते हैं हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि दिल्ली अभी दूर है, किसने बोला था? तो निजामुद्दीन औलिया से संबंध बिगड़ गए। सुल्तान बंगाल विजय से वापस आ रहा था। औलिया के पास संदेश भेजा कि वह उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली छोड़ दें। औलिया ने उत्तर दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान कोई शासक था पूरे सल्तनत काल का, तो ये व्यक्ति है। लेकिन इसकी हर योजना, क्योंकि उस समय के लोग उतने ज्यादा वो नहीं है, हर एक योजना असफल होगी, वापस लेगा ये, नुकसान होगा। तो इसे एक प्रकार से विद्वान और मूर्ख दोनों का संयोजन भी बोला जाता है फिर। ठीक है, मोहम्मद तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। सुल्तान के योगियों से अच्छे संबंध थे। जैन आचार्य थे जिन प्रभा सूरी, इनके साथ इसके अच्छे संबंध थे। हिंदुओं के त्योहार होली में ये भाग लेता था, सेकुलर भी था व्यक्ति। आगे चलते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, इनके दर्शन के लिए गया। और सालार मसूद गाजी, इनकी दरगाह बहराइच में है। अभी इन पर विवाद भी चल रहा था, क्योंकि गाजी जो शब्द होता है ना, वो इसलिए लगता है जब आप दूसरे धर्म के लोगों को बड़े पैमाने पर कत्ल करके उन पर शासन करते हो, वो होता है गाजी। और इनकी दरगाह कहाँ है? बहराइच में। इनके लिए भी गया। 1340 ईस्वी में इसने सिक्कों पर अपना नाम हटाकर खलीफा मुस्तकफी बिल्लाह, यानी कि अपना नाम हटा दिया और खलीफा का नाम लिखवा दिया। राजधानी, अब इसकी कुछ योजनाएं जो लगातार असफल हुई वो देख लो, वहां से क्वेश्चन। जैसे पहली योजना है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी राजधानी बनाने की योजना बनाई। दिल्ली उत्तर में, इससे नीचे चला जाएगा ये दक्षिण की तरफ। ठीक है, वो राजधानी बनाना चाहता है। और क्या करेगा, वहां पर बना भी देगा राजधानी, लेकिन वहां से फिर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो फिर दोबारा क्या करेगा, ये राजधानी दिल्ली ही बनाएगा। ये योजना असफल हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य यहां पर लिख दिया गया कि मुसलमानों की जनसंख्या कहाँ? दक्षिण में बढ़ानी थी, जिससे वहां पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि दिल्ली के जो लोग होते थे ना, इसे पत्र लिखते थे और पत्र में गालियां लिखते थे, तो इनसे क्षुब्ध होकर फिर इसने सोचा चलो राजधानी चेंज कर दें। और एक रीजन ये है कि बीचों बीच ये जो स्थान पड़ता है, ना साउथ में पड़ता है ना नॉर्थ में, बीचों बीच है दौलताबाद, तो वहां से दोनों जगह कंट्रोल करे, बट वो भी नहीं कर पाया। फाइनली राजधानी दिल्ली वापस लेके आया। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, दूसरी जो इसकी असफलता थी वो थी प्रतीक मुद्रा बनाई इसने। क्या चांदी की मुद्रा चलती थी? चांदी की दुनिया भर में कमी हो गई। सुल्तान पढ़ा लिखा था, इसने दिमाग लगाया, तो इसने क्या किया कि मुद्रा बना दी कांसे की और उसका भाव रख दिया चांदी बराबर। जैसे आज होता है ना, पहले क्या होता था कि जितना ग्राम चांदी लगा है, तो उस टाइम सपोज करो 10 ग्राम चांदी लगा है और 10 ग्राम चांदी का भाव 10 रुपये चल रहा है, तो वो 10 रुपये की ही मुद्रा कहलाएगी। 20 ग्राम चांदी 20 रुपये की मुद्रा, क्योंकि जो इसका
इसमें जो मेटल लगा है, धातु लगी, उसका जो भाव होगा वही उसका मेन भाव होगा। अब ये चलने लगे नोट कि 2 रुपये, नोट को बनाने में खर्च आना है 2 रुपये, और बना दिया उसको 2000 का नोट। तो प्रतीक मुद्रा अभी चलने लगी, पहले ऐसा नहीं चलता था। इसने प्रतीक मुद्रा जैसा ही बना दिया कि कांसे की मुद्रा बनाई जिसमें खर्च तो आए 2 रुपये और इसको मूल्य दे दिए 20 रुपये के। अब इसने दिक्कत क्या आई कि ये जो मुद्रा थी ना इतनी आसानी से बन जाती थी कि लोग, सबके घरों में कांसा था, उन्होंने ढाल ढाल के चांदी का, मतलब कांसे की मुद्रा बना दी और बिक रही वो चांदी के भाव में। जब इतनी हो जाएगी कि बाजार में लोग लेना बंद कर देंगे, चीजें वस्तुएं मिलनी बंद हो जाएंगी, सुल्तान फिर क्या करेगा, मुद्रा वापस लेगा और जिनके पास भी कांसे की मुद्राएं थी, चाहे उन्होंने घर पे बनाई हो, सबको उसके बदले में चांदी की मुद्रा देगा। तो ये भी योजना सफल हो गई। यही सब लिखा है यहाँ पर कि कांसे की मुद्रा प्रचलित थी जिसका नाम अदली था, चांदी के टंके के मूल्य के बराबर थी। उद्देश्य क्या था कि 14वीं शताब्दी में पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और मुख्य मुद्रा चांदी की टंका ही थी। चांदी की कमी के कारण मुद्रा की कमी हो गई, जिससे वस्तुओं के मूल्य में भी कमी हो गई। अतः सुल्तान ने अपनी साख बचाने के लिए प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। दुर्भाग्य से इसने मुद्रा विधि को गुप्त नहीं रखा, ना ही नकली सिक्का बनाने वालों के लिए दंड विधान किया। परिणाम स्वरूप क्या होगा, घर घर नकली सिक्का बनने लगे, पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। इससे पूरा राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया। जब सुल्तान को समझ में आ गया कि योजना असफल हो गई तो उसने आदेश दिया कि जिनके पास जितने भी सिक्के हैं उनको बदल के चांदी के दे दिए जाए। अगली योजना फिर बनाएगा एक खुरासान। खुरासान प्रांत वही है अफगानिस्तान के उधर मध्य एशिया वाला, ठीक है। इस समय ईरान में मंगोलों का शासन था, जिन्हें इलखान कहा जाता था। इलखानों की शक्ति कमजोर हो गई थी उस टाइम पे, पतन हो गया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता थी। इसने अच्छा मौका समझा कि चलो यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, शक्ति पतन हो गई, हम जाके यहाँ पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए सुल्तान ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। और इसके लिए सुल्तान ने क्या किया, मिस्र का जो शासक होता है इससे संधि कर ली कि तुम भी हेल्प करोगे हमारी, हम ऐसे ऐसे आएंगे। अब होगा क्या, जिस शासक से इसने संधि की वो शासक ही हट जाएगा। और इस अभियान के लिए इसने क्या है, 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की और इन्हें 1 साल का अग्रिम भी दे दिया कि इस उस पे चलना है, 1 साल का काम रहेगा और सबको 1 साल का वेतन दे दिया। फाइनली क्या हुआ, जो मिस्र का शासक रहता है जिससे संधि की थी वो शासक ही हट जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा गद्दी से। तो फिर ये क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, इसके पूरे 1 साल के पैसे बेकार चले जाए। अगली योजना क्या रहेगी, दो आब में कर वृद्धि की योजना। दो आब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, काफी उपजाऊ भूमि होती है ये। तो उपजाऊ भूमि होती है तो इसने सोचा चलो यहाँ पर हम कर बढ़ा के लगा सकते हैं, आय बढ़ जाएगी। तो राज्य की आय बढ़ाना चाहता था, करों में वृद्धि की, लेकिन उसी समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाएगा, आपने कर बढ़ा दिए, जनता क्या होगी, परेशान होगी, सुल्तान की बेइज्जती, मतलब एक प्रकार से इमेज खराब होगी, इसके प्रति असंतोष उत्पन्न होगा और फाइनली सुल्तान इनको भी वापस लेके क्या करेगा, अब उल्टा ही बोलेगा हमसे कर्ज ले लो, तुम लोग ज़्यादा दिक्कत में हो, सोनघरी नामक कर्ज बांटेगा। सोनघर भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये योजना भी इसकी असफल हो गई कि करों में वृद्धि की योजना बनाई। इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। दुर्भाग्य से जब यह योजना लागू हुई तब दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे। इसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप क्या होगा, किसानों ने विद्रोह कर दिया और किसानों का यह पहला विद्रोह था। सुल्तान को जब समझ में आया कि ये योजना लागू नहीं हो पाएगी तो इसने क्या किया, योजना तो वापस ले ही ली और कृषि ऋण भी प्रदान किए जिन्हें सोनगरी कहा जाता है। दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ऋण दिए। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब जब इसकी सारी योजना, ये कराचल योजना थी। कराचल अभियान में क्या था, तराई क्षेत्रों पर इसको अधिकार करना था, वहां पर डाकू वगैरह ये सब चीजें बहुत परेशान कर रहे थे। इसने सेना भेजी, सेना को मना किया था कि इस क्षेत्र में मत जाना, और सेना चलेगी हिमालयी क्षेत्र में। वहां पर मौसम जलवायु बहुत प्रतिकूल थी, सारे मर गए, गिने चुने 1-2 बच्चे, बाकी सब मर गए। तो ये भी योजना असफल। ये सारी इसकी योजनाएं थी, असफल हो रही थी, जनता भी परेशान थी, काम अच्छा करना चाह रहा था, बहुत आगे की सोच रखता था, लेकिन वो चीज लागू नहीं हो पा रही थी। इसीलिए इसकी मृत्यु पर बदायूनी इतिहासकार है इसके दरबार में था,
इसकी मृत्यु पर लिखता है कि इस तरह सुल्तान को अपनी रियाया यानी कि अपनी जनता से और जनता को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये भी आपका पूछा जाता है ये वाला स्टेटमेंट। फिर अगले शासक हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इसके बारे में एक चीज समझो, इसकी माँ जो थी हिंदू थी। जितने भी शासक रहेंगे खासतौर से जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट होंगे या जिनके माँ बाप रहेंगे वो अपने आप को अच्छा मुसलमान दिखाने के लिए और ज़्यादा कट्टरता लागू करेंगे। यही ये व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत सारे काम कराए इसने, लेकिन कट्टरता जितने भी तुगलक वंशी हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही था कट्टर। मोहम्मद तुगलक के ना कोई पुत्र था मतलब सेकंड नंबर का, और ना ही कोई अपना उत्तराधिकारी था। यह एक हिंदू माँ का पुत्र था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक, मोहम्मद तुगलक का तो कोई पुत्र नहीं था। इसकी माँ का नाम नैला देवी था। इसने तेलंगाना के एक ब्राह्मण जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, तेलंगाना का ब्राह्मण था, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया था, उसे इसने क्या किया, अपना वजीर नियुक्त किया और इसे खाने जहां की उपाधि प्रदान की। तो सुल्तान के बाद जो सेकंड नंबर का है वो वजीर होता था। फिरोज तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा। कई शहरों की स्थापना की थी आपकी। फिरोज शाह कोटला की स्थापना की थी इसने, फिरोजाबाद की स्थापना की थी, जौनपुर की इसी ने स्थापना की थी। अब इसका भाई मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां भी था, उसकी याद में ये जौनपुर की स्थापना करेगा। प्रशासनिक एवं लोक कल्याणकारी कार्य देख लेते हैं। ऋणों की समाप्ति। मोहम्मद तुगलक ने जो भी किसानों को ऋण दिए थे सोनघरी, वो सब माफ कर दिए थे, और जो भी उनके ऋण जिन भी पुस्तकों में दर्ज थे किताबों में, उनको नष्ट करा दिया था। इसने जो सबसे बड़ी गलती की थी ना, जो सरकारी सेवाएं होती थी पहले योग्यता के आधार पर होती थी, यानी बाप अगर उसका सैनिक है तो जरूरी नहीं है उसका बेटा सैनिक ही रहेगा, है ना, उसे भी अपना टेस्ट वगैरह दे के सारी चीज़ें पास करनी होगी तभी जाएगा। इसने ये चीज़ें बंद कर दी। इसने वंशानुगत बना दिया, जो नौकरी में उसके बेटे को मिल जाएगी। इससे भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर अयोग्यता नौकरियों में आ गई, और आगे चल के इसलिए इसके वंश का भी पूरा नष्ट हो जाएगा, इसका साम्राज्य। फिरोज तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र या दामाद या दास को सरकारी सेवा में नियुक्त कर दिया जाए। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था कर दी कि जमीन दी जाएगी। राजस्व व्यवस्था में सुधार इसने जरूर किया कि दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने राज्य का हासिल तैयार कराया। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके लिए वैसे राज्य का हासिल या मैप के आधार पर ये राजस्व वसूल करना अलाउद्दीन खिलजी ने भी कराया था। इसके लिए इसने ख्वाजा हसामुद्दीन इसको नियुक्त किया। इन्होंने 6 वर्ष कार्य किया और राज्य का, पूरे राज्य का हासिल अगर किसी ने तैयार कराया था तो वो ये था। इसके अनुसार राज्य की वार्षिक आय कितनी थी? 6,75,00,000 टन का। ये वाला डेटा पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय राज्य की वार्षिक आय कितनी थी। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर दिया, ठीक, और उनकी जगह कुछ कर लगाए और उनकी मात्रा मतलब करों का जो है ना दर ज्यादा कर दी। ऐसे कर जिन्हें शरीयत मान्यता, देखो शरीयत के अनुसार शासन कर रहा है, शरीयत मुस्लिमों का होता है, ठीक है, और 24 कर शरीयत के अनुसार सही नहीं माने, उन्हें नष्ट कर दिया, हटा दिया। और दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी, वैसे जजिया कर जो होता था ना, ब्राह्मण लंगड़ों इन पर नहीं लगते थे, वृद्धों पर, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। मुद्रा में सुधार किए। 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। एक ससगनी चांदी की मुद्रा थी और टंका के मूल्य के 1/6 थी। दूसरी अध तांबे की मुद्रा थी और जीतल के मूल्य के 1/2 थी। विक, ये पूछा जाता है, कई बार मैचिंग में आया है, तांबे की मुद्रा थी और जीतल के मूल्य की 1/4 थी। नहरों का निर्माण, सर्वाधिक नहरों का निर्माण यही कराएगा। शुरुआत कराई थी गयासुद्दीन ने, लेकिन सर्वाधिक ये कराएगा। सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। ये नहरें दिल्ली और हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे एक कर लेता था हक ए सर्ब या हर्ज ए सर्ब, जो उपज का 1/10 होता था। दासों से प्रेम करता था। इनके लिए क्या लगा दिया गया था? दीवान ए बंदगान नामक विभाग ही बना दिया गया था।
इसके पास 1,80,000 दास थे। दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने बंदगान बनाया। दासों का विभाग था ये, और प्रत्येक दास को 10 से लेकर 100 टंका तक वार्षिक वेतन भी देता था। सिफा खाना, दारुल सिफा का नाम सुना होगा, मुस्लिमों में आज भी नाम यूज होता है दारुल सफा या सिफा। ठीक, ये क्या था? निशुल्क चिकित्सालय, इसकी स्थापना इसने कराई। रोजगार दफ्तरों की स्थापना कराई। दिल्ली के कोतवाल के माध्यम से इसने बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की। ये भी आता है कि रोजगार दफ्तर की स्थापना किसने कराई। कारखानों का निर्माण कराया। 2 प्रकार के कारखाने होते थे, रातवी कारखाना और गैर रातवी। रातवी में क्या होता था? मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था। और गैर रातवी में क्या होता था? इसमें सुल्तान और उसके परिवार के लोगों एवं अमीरों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तैयार की जाती। उद्यानों से प्रेम था, तो इसके बारे में डेटा देख लो कि दिल्ली और उसके आसपास के फलों के कितने बाग, 1200 बाग लगवाए थे इसने। इस्लाम धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर था। स्त्रियों को संतों के मकबरों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। और भी कुछ मंदिर भी इसने तोड़वाए थे, है ना। कुछ मंदिरों के लिए बाद में इसका आता है दान भी दिया था। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। अब चूंकि इसके उत्तराधिकारी बड़े कमजोर आएंगे, इन्होंने जो था ना, जो भी व्यक्ति लास्ट में कट्टर रहा, समाज में विभाजन हो गया, उसके बाद उसका अंत हो गया। ठीक है, तो फिरोज के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद शाह। इसमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी। मोहम्मद शाह को फिरोजी दासों ने राजधानी से भगा दिया था। ठीक है, जो इसके दास थे। इस कारण फतेह खां का पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय, यह उत्तराधिकारी बनेगा और 1388 से 89 1 साल तक ही शासन करेगा। 89 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बनेगा। वैसे ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इनसे नहीं आता, लेकिन होता क्या, कभी कभी क्रोनोलॉजी दे देते हैं। अब जितने भी एग्जामिनर हैं वो क्षेत्र खोजते हैं जो लोग नहीं पढ़ते नॉर्मली, वहां से बना देते हैं, तो इनका आ जाता है ना। इसके बाद मोहम्मद शाह, जैसे मुबारक शाह का बताया था कि मुबारक शाह ने खलीफा घोषित किया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मुबारक शाह, लेकिन उनसे पूछ दिया। तो मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक रहेंगे। इसके बाद संघर्ष चलता है, एक्चुअली इनके दासों में, इसके उत्तराधिकारियों में बहुत संघर्ष चलता है, तो कहीं भी केंद्रीय का सत्ता है नहीं। इसी टाइम पर 1398 में तैमूर लंग आक्रमण करेगा। ऐसा आक्रमण करेगा, दिल्ली में 7 दिन तक कत्लेआम मचाएगा, लोगों के शव, छत बितत शव पूरी दिल्ली में पड़े हुए थे, और जो पक्षी खा रहे थे, पूरी दिल्ली को लूट लेगा, कोई शासक नहीं रहता है ये तैमूर लंग। ठीक, ये काम करता है। 1398 में होगा दिल्ली पर आक्रमण, और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना हो। जब इसका आक्रमण हो जाएगा, तो जो जौनपुर रहेगा, अलग अलग जो भी क्षेत्रीय सूबेदार राजा रहेंगे ना, तो वहां पर रहता है एक ख्वाजा जहां या मलिक सरबर, वो अलग सरगी साम्राज्य की स्थापना कर देगा जौनपुर में। अगला वंश है आपका सैयद वंश, 1414 से 1451 तक रहेगा। पहला शासक खिज्र खां। कौन बनाएगा इसे? तैमूर। सैयद वंश का संस्थापक था। तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन जाएगा। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था ये व्यक्ति। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। वो है खिज्र खां। किसने तैमूर ने किसे बनाया था, वो भी इसका नाम आता है। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह स्वयं को तैमूरियों, देखो कितना वफादार था, कि तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, वो खुद को शासक नहीं मानता था। सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी, ना ही अपने नाम का सिक्का चलाया था। इसने रैयत ए आला की उपाधि के साथ शासन किया। अगले शासक है मुबारक शाह, 1421 से 34 तक। इसने विदेशी प्रभुसत्ता को नकार दिया और सुल्तान की उपाधि ये धारण कर ले गए, बोले कोई हम तैमूरियों के राज्यपाल नहीं। मालवा के शासक हुसंग शाह थे, और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी। इन दोनों से इसने अपने दुर्बल राज्य की रक्षा की। सोचो, जौनपुर इसी के अधीन, स्थापना किसने की जौनपुर की? फिरोज शाह तुगलक ने। और आगे चल के इतना प्रबल शासक बन गया, जौनपुर राज्य बन गया, कि इनका राज्य उनकी अपेक्षा दुर्बल है, जबकि ये दिल्ली के शासक। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान है जो पिता के जीवन काल में ही सुल्तान बना था। सुल्तान की बात हो रही, बादशाह की नहीं।
बादशाह तो आपको पता होगा कि शाहजहां को भी कैद में डाल के औरंगजेब बन गया था। हम्म। आगे मोहम्मद शाह 1434 से 1443। इसके समय में 1440 में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। मोहम्मद शाह का इतना ही है। आखिरी है अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक था और सैयद वंश का ये क्रोनोलॉजी पूछी गई है कई बार, आपको ऑर्डर में अरेंज करना होगा कि अलाउद्दीन आलम शाह पहले थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे, ऐसे, ठीक है। तो यह वंश का अंतिम और सर्वाधिक अयोग्य शासक था। इसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो जाएगा तो यही डर के क्या चला जाएगा, बदायूं चला जाएगा, दिल्ली छोड़ के ही चला जाएगा। और यहां पर आपका लोधी वंश की स्थापना होगी। जो बहलोल लोधी होता है ना, वो आराम से आता है, दिल्ली में कोई रहता ही नहीं, दिल्ली पर सीधी सत्ता गद्दी प्राप्त कर जाता है, ठीक है। लोधी वंश के जो शासक थे ना, ये अफगान थे। अफगानों की साहूखेल शाखा, अभी तक तुर्क हम लोग पढ़ रहे थे, ये अफगान थे। तो अफगानों की साहूकेल शाखा से ये संबंधित थे 1451 से 1526 तक। पहला रहेगा बहलोल लोधी 1451 से 1489, सबसे ज्यादा समय तक यही रहेगा। लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया। अफगान अमीरों के साथ समानता का व्यवहार किया, मतलब एक साथ बैठ जाता, नीचे जमीन पे सबके साथ बैठ के बात करता था ये व्यक्ति। क्योंकि इसको सत्ता में बहुत ज्यादा ना बिखराव आ गया था, अमीर एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को नीचे गिराने में प्रयास कर रहे थे। ये शासक बना, इसने सारे अमीरों को सम्मान देके बराबरी का पद दे दिया, जिससे सब संगठित हो गए, इसके पीछे लग गए। कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की, जो टंका के मूल्य का 1/3 थी। अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही जो बहलोली मुद्रा। बहलोल लोधी ने जौनपुर का जो शासक था ना, हुसैन शाह सरकी, ये इंपॉर्टेंट है। जौनपुर कब, 1398 के बाद जौनपुर साम्राज्य अस्तित्व में अच्छे से आ गया, सरकी साम्राज्य। और हुसैन शाह सरकी को अब ये पराजित कर देगा 1484 के आसपास, ठीक। जौनपुर दिल्ली में मिला लेगा। सिकंदर लोधी आगरा की स्थापना करेगा ये 1504 में, ध्यान रखना। 1489 से 1517 तक। हिंदू माँ का ये भी पुत्र रहता है, माँ का नाम क्या था, जयवंत। नाम बाद में बदल भी दिया जाता था। 1504 में आगरा नगर की स्थापना करेगा और उसे अपनी राजधानी बनाएगा। गज ए सिकंदरी नामक एक प्रमाणिक नाप की इकाई का प्रचलन किया। गज ए सिकंदरी बहुत प्रमाणिक थी, आज भी चलती है कई जगह। बिस्वा जैसे चलता है ना, बीघा बिस्वा, ऐसी गज ए सिकंदरी थी। इसने गरीबों और असहायकों को भत्ते देने की व्यवस्था की। जब यह अपने कपड़े और बिस्तर बदलता था तो उसे बेच देता था, उससे अनाथ कन्याओं का विवाह करता था। कवि था, इंपॉर्टेंट है, और गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोधी। अगला है आपका इब्राहिम लोधी, आखिरी है ये सल्तनत काल का, 1517 से 1526। दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक था। गद्दी पर बैठते ही ग्वालियर अभियान करेगा और यहाँ का शासक ग्वालियर का कौन, विक्रमजीत, इसे पराजित कर लेगा। इस विजय से उत्साहित होगा और मेवाड़ का अभियान करने चला जाएगा। मेवाड़ वही राणा सांगा वाला, राणा सांगा के बाद अगर चले जाओ तो महाराणा प्रताप वाला, आगे आएंगे। लेकिन यहाँ के शासक राणा सांगा से ये पराजित हो जाएगा। 1525 में बाबर पंजाब को जीतकर आगे बढ़ा। अब देखो सिस्टम क्या बन गया, बाबर पंजाब को जीत के आगे बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, और ये व्यक्ति राणा सांगा से युद्ध कर चुका है, तो राणा सांगा, इससे दुश्मनी हो गई राणा सांगा से। राणा सांगा और पंजाब का सूबेदार रहता है दौलत खां, वो इनवाइट करते हैं बाबर को कि आओ इस पर अटैक करो, ये दिल्ली पे जो बैठा है। तो आते हैं, उधर से वो आ रहा होता है पंजाब से, इधर से ये, और पानीपत का जो मैदान होता है,
वहाँ पर मैदान में दोनों की सेनाएं मिलती हैं और भीषण युद्ध होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा गया है कि पानीपत के मैदान में ही क्यों इतनी साम्राज्य को अदल बदल करने वाली लड़ाइयाँ हुई हैं। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी इसके बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाएगा। रणभूमि में मारा जाने वाला पहला ऐसा सुल्तान रहेगा दिल्ली सल्तनत का। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम यह रहा कि भारत में लोदी वंश, इनके स्थान पर किसकी स्थापना हुई? मुगल वंश की। और यह एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। सल्तनत कालीन अब प्रशासन देख लेते हैं। नाम होते हैं बहुत सारे, इसको क्या बोला जाता है, कौन क्या देखता है, सद्दुर सुदूर क्या देखता है ना, मुस्तौफी ममालिक, ये सब चीजें देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रशासन का जितने भी होंगे ना, ये शासक केंद्रीय शासन रहेगा। केंद्रीय प्रशासन का बिंदु राजधानी रहती है, शासक सर्वोच्च होता है, न्याय विभाग का भी वही सर्वोच्च होता है। ऐबक के समय में लाहौर थी, इल्तुतमिश से लेकर बहलोल लोदी तक दिल्ली राजधानी थी। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समय में राजधानी क्या है? आगरा बन गई थी, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कर दी थी 1504। सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। इसके पद को दैवीय प्रकृति का घोषित कर दिया गया कि देवताओं ने यह पद बनाया तो कोई भी व्यक्ति विद्रोह ना करे। अब कुछ पदाधिकारी होते थे जैसे नायब ए मुमालिकात, बहुत इंपॉर्टेंट है। नायब मतलब सुल्तान के बाद सेकंड ऐसा पद बनाया, जैसे आज राष्ट्रपति हेड होता है, राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है कि हेड है कार्यपालिका का, उसको सुझाव देने के लिए कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। तो वास्तविकता में पीएम हेड होता है ना, वही शासन करते हैं, राष्ट्रपति साइन करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे नायब मुमालिका सुल्तान को सलाह देने के लिए होता था। सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख पदाधिकारी था। इस पद का सृजन किसके? बहराम शाह के काल में हुआ था। ये तो अयोग्य था बहराम शाह, एतगीन ने ही रजिया वगैरह को मरवाया था, तो एतगीन ने ही नायब मुमालिकात पद का सृजन करा दिया गया, जो यही काम करता था जैसे पीएम का था। इसका कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था। इस पद का महत्व सुल्तान विशेष की स्थिति पर निर्भर करता था। जैसे आगे सुल्तान बलबन जैसा आदमी आएगा, इनको मार के भगा देगा, कोई नायब आयब नहीं थे उसके समय में। फिर वजीर, इसके कार्यालय को दीवाने बिजारत के नाम से जाना जाता था। वजीर जो था, तुगलक काल बिजारत की संस्था का चरमोत्कर्ष था। इसके कार्यालय में 2 वरिष्ठ अधिकारी होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए। मुशर्रिफ लिखा होता है कहीं पर मुशर्रिफ ए मुमालिक भी लिखा होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और कहीं पर मुस्तौफी लिखा होता है, कहीं पर मुस्तौफी ए मुमालिक लिखा होता है। ये क्या होता है? मुशर्रिफ होता है महालेखाकार और मुस्तौफी क्या होता है? महालेखा परीक्षक। महालेखाकार का काम क्या है? पहले से ही एंट्री दर्ज करना, और परीक्षक जब बाद में सारा पैसा खर्च हो जाए तब परीक्षण करता है। जैसे कैग है आज की डेट में, कैग क्या हमारा? महालेखा परीक्षक। फिर एक विभाग होता था दीवान ए आरिज, कहीं पर अर्ज भी लिखा होता है, दीवान ए आरिज। ठीक, सैन्य विभाग होता था ये। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक या आरिज मुमालिक के नाम से जाना जाता। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। मुख्य कार्य क्या होता था? सेना की भर्ती करना, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें सुसज्जित करना, इसका कार्य था। लेकिन यह सेनापति नहीं होता था, आरिज मुमालिक बैकग्राउंड देखता था पूरा। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए इंसा, यह पत्राचार विभाग था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीर ए खास या अमीर मुंशी होता था। प्रमुख कार्य क्या होता था? शाही फरमानों को लिपिबद्ध करना, उन्हें संबद्ध विभागों तक पहुंचाना। फिर दीवान ए रसालत, रसालत में विदेश विभाग, रसातल में पहुंचाना है ना, तो इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मुमालिक होता था। अधिकारी प्रमुख कौन होता था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विभाग और उसका कार्य किससे संबंधित? विदेश मंत्री की हैसियत से यह कार्य करता था। फिर सद्र उस सुदूर था, सद्र आ जाए समझ लो ये धार्मिक है, तो यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। सुल्तान की तरफ से धार्मिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान भी देता था। फिर अमीर ए हाजिब, इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था, और ये काम क्या करता था? दरबारी मामलों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी था।
फिर दीवाने वकूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। खर्च के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना हुई। ये दीवाने इस्तिहाक भी है एक विभाग, इस्तिहाक पेंशन विभाग था ये। दीवान ए अमीर ए कोही या दीवाने अमीर कोही बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, ये था कृषि विभाग। मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की थी। इसका मुख्य कार्य क्या था? मालगुजारी व्यवस्था, कृषि से ही मिलती थी मालगुजारी या राजस्व, देखभाल एवं भूमि एवं खेती के योग्य बनाना होता था। तो मेनली एक कृषि विभाग था। दीवाने खैरात, खैरात क्या होता है? दान देना, खैरात में देना। तो यहां से समझ जाओ कि दान विभाग था। इसकी स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात हो गया, दीवाने बंदगाह हो गया, दारुल सफा हो गया, ये सब किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। आमिल और मुंसिफ नामक दो अधिकारी होते थे। यूपीएससी में हर 1-2 साल में ये आ जाता है क्वेश्चन। तो आमिल क्या होता था? राजस्व वसूली, और मुंसिफ प्रशासन वाला होता था। और आमिल में क्या है? परगना स्तर का महत्वपूर्ण अधिकारी था। न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश तो सुल्तान होता था, लेकिन न्याय जो अधिकतर होते थे वो काजी करते थे। सुल्तान तक जब बात पहुंचेगी तो फिर वही फाइनल निर्णय लेगा, लेकिन काजी जिसके शब्द में आगे आ जाए, काजी उल कुजात जो भी हो, वो फिर न्याय व्यवस्था से संबंधित है। जैसे सद्र आ जाए तो वो धार्मिक मामलों से संबंधित है, काजी आ जाए तो न्याय व्यवस्था। तो सुल्तान के न्यायालय को दीवान ए मजालिम कहा जाता था। भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां देख लेते हैं। 3 प्रकार से भू बांटी जाती थी, यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक तो खेत बटाई, कि खेत में जो खड़ी फसल है ना उसकी बंटवारा हो जाता था, कि इतनी हम इतना बड़ा खेत है, जैसे अब ये फसल खड़ी है, ऐसे बांट लेंगे कि यहाँ की फसल हम काटेंगे, यहाँ की इतनी तुम, तो ये फसल राजस्व में चली जाए। दूसरा लंक बटाई, लंक या रास आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। तो लंक बटाई में क्या होता है? कटी हुई फसल, फसल कट गई लेकिन अभी उसका बीज नहीं निकला, उपज नहीं निकली, उसको बांट लेते थे। और थर्ड होता है रास, जो बीज उपज हो गई उसको बांटना। पद्धति होती थी मसाहत पद्धति, खिलजी के समय में थी। 2 पद्धति थी, एक जब्ती पद्धति थी, जब्ती या कबूलियत, ये थी शेरशाह सूरी के संबंध में, ठीक है, शेरशाह सूरी के काल में। और दूसरी थी मसाहत ए अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, लिख लेना। इसके अंतर्गत क्या होता था? मसाहत के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की पैमाइश, मतलब उनकी माप की गई थी। प्रति बिस्वा उपज का निर्धारण करके उपज का आधा ले जाता था खिलजी। राजस्व, सबसे ज्यादा राजस्व अगर किसी के समय में था तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि सेना बहुत बड़ी रखी हुई थी इसने। एक पद्धति आती है मुक्ताई पद्धति। सुल्तान द्वारा जमींदारों पर कर निर्धारित कर दिया जाता था। इसके बाद जमींदार किसानों पर कर निर्धारित कर देते थे। सल्तनत काल में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी थी? बटाई पद्धति, वही रास बटाई, लंक बटाई। फिर सल्तनत कालीन प्रमुख कर देख लेते हैं। पूरे सल्तनत काल में यहां से भी क्वेश्चन आता है। खराज या खिराज किसे बोला जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था ये, ठीक है। सामान्य उपज का 1/3 लिया जाता था, लेकिन खिलजी के समय में 1/2 हो गया था, गैर मुसलमानों का है। उत्सर, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। देखो कितना अंतर था, गैर मुसलमानों से आप 1/2 ले रहे हो, इनसे 1/5 से 1/10 ले रहे हो, ये चीजें चल रही थी। खुम्स, सैन्य जो होती थी, सेना ना वो लूटती थी, जो भी सेना आक्रमण करके लूट के लेके आती थी वो माल बटता था, उसे बोला जाता है खुम्स। तो सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में राज्य का हिस्सा होता था। शरीयत के अनुसार तो ये होना चाहिए था राज्य का 1/5, और जिन्होंने काम किया सैनिकों ने उनका 4/5। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, इन्होंने बोला कि राज्य का होगा 4/5 और सैनिकों का होगा 1/5। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सेम किया था। जजिया कर, ये भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर था। इसे मुंड कर भी कहा जाता था। स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग और ब्राह्मण यह जजिया कर से मुक्त होते थे, लेकिन जैसा मैंने बोला फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। जो जजिया कर देता था उसे जिमी कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, सिंध के हिंदुओं से वसूला था इसने।
अगला जक़ात, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जक़ात जैसे जजिया हो गया हिंदुओं से, वैसे ही जक़ात क्या हो गया, मुसलमानों से। अंतर ये हो जाता था कि देखो धनी मुसलमानों, एक तो धनी मुसलमानों से लिया जाता था और उनकी आय का केवल 2.5%। फिर हक़े सर्व या हरवे सर्व सिंचाई कर था 1/10। चरी कर और घरी कर दो लिए जाते थे। अगर जानवर रख रहे हो चारा वगैरह, उसका चरी कर। घरी कर घर बनवा रहे हो अगर, तो ये। और दोनों किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किए थे। तरकात एक था कि लावारिस अगर संपत्ति है तो इसकी जब्ती से जो आय होती थी उसे बोला जाता था तरकात। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा, आराम से पढ़ लेना, समझ लेना क्या है। फिर सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, आखिरी पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। स्थापत्य कला मैंने बता दिया, कोई भी इमारत अगर बनी होगी तो वो स्थापत्य कला में आती है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे आपका किला हो, मस्जिद हो, ठीक है, मीनार हो, जो भी हो, वो सब आपका क्या आ जाएगा, स्थापत्य कला। इस्लाम धर्म में क्या है ना, किसी जीव जंतुओं के चित्र बनाने पर प्रतिबंध था। तो ये लोग क्या कराते थे, जीव जंतु नहीं बनाते थे, ये क्या बनाते थे, फिर फूल पत्तियां, ज्यामितीय आकृतियां ऐसे करके, ठीक है, ये सब। तो फूल पत्तियां और ज्यामितीय चित्र एवं कुरान की आयतों को पत्थरों पर ये लोग खोद देते थे। इस पर नक्काशी की जाती थी और अलंकरण की ये पूरी विधि, जिसमें चाहे ज्यामिति हो चाहे आपकी फूल पत्तियां हो, इसको कहा जाता था अरबेस्क विधि। एक आगे चल के मुगल काल में आएगी पित्रादूरा, उसी टाइम में पढ़ना, थोड़ा बता रहा हूं। उसमें क्या होता था कि जो कीमती पत्थर है ना वो भी जड़े जाते थे, रत्न वगैरह, तो वो पित्रादूरा हो जाती थी। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो क्या था, बलबन का मकबरा। इंपॉर्टेंट है, बलबन ने महरौली क्षेत्र में ही शुरुआत के सारे जितने तुर्क हैं उनके तो सबके ही हुई हैं। खिलजी का है आपका, है ना। इसके बाद आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार वहीं पर है आपकी, अलाई दरवाज़ा वहीं पर है। खिलजी एक मीनार बनवा रहा था जो कुतुब मीनार से, उसका उद्देश्य था कि डबल बनवाएगा। तो अभी भी 15-20 मीटर की वो मीनार है, खंडहर वाली खड़ी हुई है ना। तो इसका निर्माण लाल पत्थर से कराया। शासक देख लेते हैं, स्थापत्य कला, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में बनी थी। कुतुब मीनार बनवाई थी। कुतुब मीनार में क्या था, पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई थी, फर्स्ट मंजिल। फिर 2, 3 और 4 मंजिलें किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने। फिर इसको नुकसान पहुंच गया था चौथी मंजिल को, बिजली वगैरह गिरने से। इसको जब नुकसान पहुंचा है तो फिर आए थे आपके फिरोज शाह तुगलक, उसने चौथी मंजिल की मरम्मत कराई थी और 5वीं मंजिल उसने बनवाई थी। तो टोटल 5 मंजिलें किसने क्या बनवाई बता दी। 2.5 दिन का झोपड़ा बताया था, संस्कृत पाठशाला को तोड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था ऐबक ने ही। फिर इल्तुतमिश आए, इनके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो गई, तो उनकी उसमें पहला अगर कोई मकबरा है इंडिया में तो पहला मकबरा बना था इसी का, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। गंधक की बावली बनवाई थी, हौज सुल्तानी बनवाया। बलबन ने अपना खुद का मकबरा बनवाया था, जो पहला इस्लामी, शुद्ध इस्लामी शैली में बना मकबरा बलबन का है, ठीक है। ये वाला पहला मकबरा है लेकिन शुद्ध इस्लामी शैली में नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी आएंगे, जमात खाना मस्जिद बनवाएंगे। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में ही बड़ा सा दरवाजा है, मार्बल लगा हुआ है, सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। अलाई मीनार जो मैं बता रहा हूँ उसी में कुतुब मीनार परिसर में एक मीनार बनवा रहा था जिसका व्यास कुतुब मीनार से डबल था और इसका उद्देश्य था उससे डबल, लेकिन मृत्यु हो गई तो अपूर्ण है। सीरी फोर्ट इसने बनवाया। 1000 सितूनों का महल दिल्ली में है, ये पूछा जा चुका है। सीरी फोर्ट की स्थापना क्यों करवाई थी, मंगोलों से रक्षा के लिए। फिर गयासुद्दीन तुगलक आएंगे, तुगलकाबाद का किला बनवाएंगे और 56 कोट बनवाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जहां अपना नगर बसाएंगे, दिल्ली है ये 6, दिल्ली टोटल 7 भागों में है, ठीक है। तो तुगलकाबाद भी एक दिल्ली का भाग है। इसके बाद जहां अपना नगैब भी एक दिल्ली का भाग है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। फिर फिरोज शाह तुगलक, इसने फिरोज शाह कोटला और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने एक्चुअली और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे मैं बताया ना, फिरोज शाह कोटला एक दिल्ली का भाग है, उसे भी बसाया। फिरोजाबाद, ऐसे करके 300 नगर बसाए थे इसने।
जौनपुर की स्थापना की थी इसने, ठीक है। और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना। सिकंदर लोदी ने मौट की मस्जिद और आगरा शहर बसाया। अब कुछ और डिटेल में जान लेते हैं। ये मैंने बताई दिया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। किसने बनाई, कहाँ बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है, संस्कृत पाठशाला या विद्यालय को तोड़ के बनाया। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का ऐबक ने, और बाकी मंजिल मैंने बताई दी। सीरी का किला मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु बनाया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा बता दिया, खिलजी ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिज्र खाने बनवाई थी, और सल्तनत काल की पहली इमारत जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। फिर 56 कोट गयासुद्दीन तुगलक का महल था, सुनहरी ईंटों से बना था। गयासुद्दीन तुगलक का खुद का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा, इसके बारे में फैक्ट क्या है कि भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनके समय में एक कवि थे अमीर खुसरो, जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा था। इनसे क्वेश्चन बनता है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद या तूतीए हिंद बोला जाता है। बहुत इस व्यक्ति ने खड़ी बोली का, उर्दू का विकास इसी व्यक्ति से हुआ है ना। सितार का विकास, आगे बहुत सारी चीजें इस व्यक्ति ने, तबला का, है ना, बहुत सारी चीजें इसने की हैं। संगीत के क्षेत्र में नज़में लिखी, पुस्तकें लिखी। तो ये व्यक्ति, सितार का एक बार देख लेना। तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद या तूतीए हिंद उपाधि प्रदान की गई। फारसी कविता का इन्होंने भारतीकरण किया। फारसी को एक नवीन शैली, चूंकि ये सब लोग कहाँ से आए थे, फारस मतलब ईरान, तो फारसी बोलते थे। अरबी बोलते थे, अरब से आए थे, तो अरबी फारसी बोलते थे। तो इन सब का इसने भारतीकरण किया और फारसी की एक नवीन शैली प्रारंभ की, जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा गया। इसकी कुछ बुकें देख लो। तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, अफजल उल फवायद, किरान उस सादैन, देवल खिजखां आशिका, ये सब हैं। फुतू उस सलातीन भी एक इसकी बुक है। खजाइन उल फुतू में क्या करेगा, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजयों का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जो हैं राजशेखर, इनको संरक्षण प्रदान किया। तारीख फिरोजशाही और फतवा ये जहांदारी, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख फिरोजशाही और फतवा ये जहांदारी, इसके लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख फिरोजशाही 2 लेखकों ने एक्चुअली लिखी है, एक जियाउद्दीन बर्नी और दूसरे शम्स ए सिराज अफीक। इनका भी नाम आ जाता है, दोनों एक साथ कभी नहीं आते, तो इन्होंने भी साथ में लिखी है। आगे चल के अगला पार्ट इन्होंने ही लिखा है इसका। दीवान ए चाच के रचयिता कौन थे, बद्र चाच। और फिरोज शाह तुगलक के समय में बर्नी भी थे और शम्स सिराज अफीक, इन दोनों को इन्होंने संरक्षण दिया था फिरोज शाह ने। इब्ने बतूता बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मोरक्को का था व्यक्ति, इंडिया आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, विद्वान और मूर्ख दोनों बोला जाता है उसे। इसके काल में आएगा, एक समय में इसे दिल्ली का एक काजी बना देगा, फिर इससे बिगड़ जाएगी बात, ट्रंप जैसा है तो इसे जेल में भी डाल देगा, फिर बात सुधरेगी तो इसको भेजेगा, दूत बना के भेज देता है। तो ये सब काम होता है। 1333 के आसपास आया था ये, देख लेना। मोरक्को के टांजियर का निवासी था। 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 8 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जीवन व्यतीत किया। अरबी में इसने एक पुस्तक लिखी है, रेहला। इस ग्रंथ से उस समय का जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज ये थे और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तबकाते नासी लिखी है। और बिहार में तो बहुत, बीपीएससी में तो तबकाते नासी उनकी फेवरेट पुस्तक है। मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के वंशज नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित पुस्तक क्या लिखी है, तबकाते नासिरी, इसकी रचना की। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी, इन दोनों को संरक्षण दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो फेमस कैरेक्टर हैं, अमीर खुसरो हो गए, मलिक काफूर हो गए और अमीर हसन देहलवी। अमीर खुसरो सर्वप्रथम सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि बना।
आ तो गया था ये बलबन के काल में, लेकिन दरबारी कवि किसका बना? खिलजी का। तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या है? खुद लिखी है उसने, फुतूहात ए फिरोज शाही। सारी बुकें लिख रहा हूं, बार बार पूछी गई, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ईसामी ने कौन सी बुक लिखी है? फुतू उस सलातीन। याहया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी, इनको याहया बिन सरहिंदी भी बोला जाता है, इन्होंने पुस्तक लिखी है मुबारक शाह पर, तारीख ए मुबारक शाही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जिया नक्शबी ने, अब ये सारी एक साथ याद ना हो मत करो, 2-4 याद कर लिया करो एक बार में, ठीक है। जिया नक्शबी ने तूतीनामा की रचना की। संस्कृत कहानियों का ये फारसी में अनुवाद है। फिरोज शाह तुगलक ने इसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत साहित्य में अनुवाद कराया गया, ठीक है। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत था इसका अनुवाद कराया गया किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक के काल। और किस में अनुवाद कराया जाएगा? अरबी में, अरबी फारसी में। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित रचना क्या थी? लज्जत ए सिकंदरी। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो किसी को भी पेट आपकी उसमें देना है, बिल्कुल उसके साथ चीज़ें शेयर करते रहो। आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है। जो लोग भी टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हैं उन्हें क्या फॉलो करना है कि आप एप्लीकेशन पर जाओ, एप्लीकेशन पर चैट करके एक सेक्शन होगा सबसे नीचे, चैट पर क्लिक करोगे तो एक ग्रुप मिलेगा वहाँ पर पैट नाम से। उस ग्रुप में प्रोसेस भी बताया गया और लिंक भी दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, लेकिन पहले वो प्रोसेस पूरा फॉलो करना तभी जोड़ा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।